नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल डिजिटल मास्टर्स में। दोस्तों, आज इस वीडियो में बात करेंगे राजस्थान के रीति रिवाज, प्रथाएं, राजस्थान के वस्त्र, राजस्थान के आभूषण, यानी कि कला और संस्कृति का ये टॉपिक है जिसमें सारे टॉपिक्स को हम कवर करने का प्रयास करेंगे। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखें, पूरा देखें। इस वीडियो में जो आपको ट्रिक्स बताई जाएगी पूरे यूट्यूब पर आपको कहीं नहीं मिलेगी, इसलिए आप इस वीडियो को लास्ट तक देखें और पूरा देखें। इस वीडियो से आप ये जितने भी टॉपिक हैं उन सभी टॉपिक्स को कवर कर पाएंगे और अपने 3 से 4 नंबर आप एग्ज़ाम में पूरे कर पाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। राजस्थान के कला और संस्कृति के बारे में है, राजस्थान के रीति रिवाज, प्रथाएं, जितने भी राजस्थान के कस्टम्स है राजस्थान में, उन सभी के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। तो चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। चैनल पहली बार आप देख रहे हैं तो आपसे मैं अपील करना चाहूँगा, आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी ऑन करें। इससे आपको हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। हमारा चैनल एजुकेशन संबंधित सारी जानकारी आपको निःशुल्क उपलब्ध करवाता है। तो स्टार्ट करते हैं। राजस्थान के प्रमुख रीति रिवाज और प्रथाएं, आभूषण, इन सभी के बारे में बात करते हैं। पहले बात करते हैं राजस्थान के रीति रिवाज और प्रथाएं, जिसमें पहले बात करेंगे हम 16 संस्कार के बारे में। 16 संस्कार क्या होते हैं, किस तरीके से किए जाते हैं, पहला कौन सा है, किस तरीके से जन्म के पहले कौन से, जन्म के बाद वाले कौन से हैं, इन सभी के बारे में बात करते हैं। तो पहला है 16 संस्कारों में गर्भधान संस्कार। इसमें क्या होता है, गर्भधान से पूर्व उचित काल और आवश्यक धार्मिक क्रियाएं इसमें की जाती है। किसमें? गर्भधारण संस्कार में। और पुंसवन में गर्भ में स्थित शिशु को पुत्र का रूप देने के लिए देवताओं की स्तुति की जाती है और पुत्र प्राप्ति की याचना की जाती है। देवताओं से प्रार्थना की जाती है कि गर्भ में जो पल रहा शिशु है वो पुत्र हो, पुत्र के रूप में पैदा हो, ऐसी याचना, ऐसी प्रार्थना भगवान से की जाती है, जिसको हम क्या बोलते हैं? पुंसवन संस्कार कहते हैं। अगला संस्कार है सीमांतोनयन संस्कार। सीमांतोनयन संस्कार में क्या होता है, गर्भवती स्त्री जो होती है उसे अमंगलकारी शक्तियों से बचाने के लिए ये संस्कार किया जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? सीमांतोनयन संस्कार बोलते हैं। मेरी बातों को आप समझ रहे होंगे। अगला है जात कर्म संस्कार। ये 3 जो थे कौन से थे? जन्म के पहले के थे, बाकी जो है जन्म के बाद के हैं। जात कर्म संस्कार, इसमें क्या होता है, बालक के जन्म पर किया जाने वाला संस्कार है, जिसमें दादा, पिता या ब्राह्मण के द्वारा बालक की जीभ पर एक पदार्थ लगाकर मंत्रोच्चारण किया जाता है, यानी कि मंत्र का उच्चारण किया जाता है, जिससे बालक जो है बालक की जीवा पर उस पर लगाया जाता है, जिससे बालक को संस्कारी बनाने के लिए संस्कार किया जाता है, जिसको बोलते हैं जात कर्म संस्कार। अगला है नामकरण संस्कार। आप नाम से जानते हैं, नामकरण संस्कार का मतलब शिशु का नाम रखने के लिए किया जाने वाला ये संस्कार होता है। ये जन्म के 10वें या 12वें दिन किया जाता है, जिसको हम बोलते हैं नामकरण संस्कार। सभी परिचित है इससे, आप सबका नाम रखा जाता है। आपका भी रखा गया है, मेरा भी रखा गया है, और आने वाले जितने भी मनुष्य धरती पर पैदा होंगे उन सभी का नामकरण संस्कार अवश्य किया जाएगा। अगला है निष्क्रमण संस्कार। ये जन्म के 4थे माह में बालक को पहली बार घर से बाहर निकालकर सूर्य व चंद्र का दर्शन कराना, चंद्रमा का दर्शन कराना, सूर्य का दर्शन कराना पहली बार 6 महीने बाद या 4 महीने बाद बालक को घर से बाहर निकाला जाता है पहली बार, जिसको हम क्या बोलते हैं? निष्क्रमण संस्कार बोलते हैं। अगला है अन्नपासन संस्कार। अन्नपासन यानी कि पहली बार अन्न बालक को खिलाना। जन्म के 6ठे मास में बालक को पहली बार अन्न का आहार देने की प्रक्रिया होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं? अन्नपासन संस्कार बोलते हैं। अगला संस्कार है चूड़ा कर्म या जड़ूला संस्कार। आप जानते हैं, इसको आप परिचित है इस बारे में। शिशु के जन्म के पहले व तीसरे वर्ष में सिर के बाल पहली बार मुंडवाने पड़ते हैं। बालक को गंजा कर दिया जाता है, गंजा टकला कर दिया जाता है उसको, और ये जो संस्कार है इसको बोलते हैं जड़ूला संस्कार या चूड़ा कर्म संस्कार बोलते हैं। यह था 8वां संस्कार। 9वां संस्कार है, ये 16 संस्कार पढ़ रहे हैं अपन, जिसमें 8 पढ़ चुके हैं। 9वां संस्कार है कर्णभेद संस्कार। कर्णभेद संस्कार, जिसको कान को बींदना बोलते हैं, हमारे राजस्थान की भाषा में, मारवाड़ी भाषा में बींदना बोलते हैं। शिशु के 3 व 5वें वर्ष, शिशु के जन्म के 3 व 5वें वर्ष बालक के कान बींद कर किया जाने वाला संस्कार होता है, यानी कानों में छेद कर दिया जाता है, उसको लूंग या कुछ जो चीज़ें हैं कुछ पहना दी जाती है, आभूषण जिस टाइप का कुछ, जिससे बालक का संस्कार कंप्लीट होता है। अगला है विद्या आरंभ संस्कार। विद्या आरंभ का नाम विद्या धन आरंभ, यानी कि विद्या को आरंभ करने वाला संस्कार होता है ये, यानी कि विद्या बालक पहली बार स्कूल जाएगा। कहाँ जाएगा? स्कूल। देवताओं की स्तुति कर
गुरु के समक्ष बैठाकर अक्षर ज्ञान कराने वाला संस्कार होता है ये। यानी पहली बार बालक को गुरु के समक्ष भेजा जाता है और वो उसे अक्षर ज्ञान करवाता है। अक्षर ज्ञान, कौन सा ज्ञान? अक्षर ज्ञान, यानी कि क ख ग जो है उसको वर्णमाला सिखाई जाती है, ABCD सिखाई जाती है, उसको बोलते हैं विद्या आरंभ संस्कार। अभी ABCD अभी सिखाई जाती है ना, इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हैं बच्चे। ये पहले होते थे, अभी भी होते हैं, कुछ अभी होते हैं, बहुत सारे लुप्त हो चुके हैं संस्कार हमारे। हम क्या पाश्चात्य संस्कृति की ओर बढ़ रहे हैं तो हमारे संस्कार जो है उनको भूलते जा रहे हैं, हमारी सभ्यता हमारी संस्कृति को हम भूलते जा रहे हैं। और हम क्या है, आधुनिक होने के चक्कर में क्या है, पाश्चात्यकरण संस्कृति को अपनाए जा रहे हैं। चलो अगला संस्कार है उपनयन संस्कार। 11वां संस्कार है उपनयन संस्कार। इस संस्कार द्वारा बालक को शिक्षा के लिए गुरु के समक्ष भेजा जाता है, गुरु के पास भेजा जाता है। ब्रह्मचार्य जो आश्रम है, ब्रह्मचार्य जो आश्रम होता है उसका आरंभ इसी संस्कार से माना जाता है। ब्रह्मचार्य आश्रम इसी संस्कार से आरंभ हो जाता है। जो 4 आश्रम बताए गए ना, ब्रह्मचार्य, गृहस्थ, जो 4 आश्रम हैं उनमें से एक ब्रह्मचर्य है। अगला है वेदारंभ वेदारंभ, वेदों को आरंभ करने वाला संस्कार। वेदों का पठन करने का अधिकार देने वाला संस्कार होता है। वेदों को जो पढ़ने का अधिकार देता है जिसको बोलते हैं वेदारंभ संस्कार। ये जो वेदारंभ संस्कार है ये कुछ लोगों को ही प्राप्त था। पहले हमारे प्राचीन भारत में वेदों को जो पढ़ने का अधिकार था केवल ब्राह्मणों को ही था। वर्तमान में अब सभी को है, लेकिन ये जो परिवर्तन है, समाज में जो परिवर्तन होते हैं वो अचानक नहीं आते हैं। समाज के खिलाफ खड़ा होना पड़ता है, जब जाकर समाज में परिवर्तन बहुत लंबे समय से एक संघर्ष के बाद में आते हैं। अगला संस्कार है 13वां संस्कार केशांत या गोदान संस्कार। केशांत यानी केशांत, केसों का अंत करना यानी केसों को काट देना। गोदान यानी कि शरीर पर कुछ गोदना या बनाना, चित्र ऐसा कुछ बनाना, जिसको टैटू बोलते हैं। ये सामान्य 16 वर्ष की आयु में किया जाने वाला संस्कार होता है, जिसमें बालक जो होता है ना, बालक ब्रह्मचारी बालक के बाल काट दिए जाते हैं, बाल कटवाने पड़ते हैं उससे। और ये संस्कार अब लुप्त हो चुका है। अभी ऐसा थोड़ी होता है बालक 16 साल का होता है उसको टकला कर देता है। आजकल तो हेयर स्टाइल पहनते हैं बच्चे, अलग अलग टाइप की हेयर स्टाइल में घूमते हैं, ये स्टाइल वो स्टाइल, है ना। तो ये संस्कार खत्म हो चुका है। ऐसा भी बच्चे को गंजा नहीं किया जाता स्कूल भेजने से पहले आश्रम में जब जाते थे बच्चे, तो सभी बच्चे आप देखते होंगे पुराने टीवी सीरियल में रामायण महाभारत ही आते हैं, तो उसमें पता आप देखते होंगे जितने भी स्टूडेंट होते हैं, शिष्य, उन सभी शिष्यों के चोटी रखी जाती है, उनको गंजा कर दिया जाता है। इसको बोलते हैं केशांत या गोदान संस्कार बोलते हैं, जो अब ये लुप्त हो चुका है। अब इस प्रकार का संस्कार हमारी आधुनिक सभ्यता में नहीं किया जाता है। अगला है समावर्तन या दिशांत संस्कार। समावर्तन या दिशांत, जिसको दिशांत समारोह होता है ना, जैसे अपने अभी करंट में होता है दिशांत समारोह यूनिवर्सिटी में, उस टाइप का संस्कार है ये। शिक्षा समाप्ति पर विद्यार्थी अपने गुरु को दक्षिणा देकर उनका आशीर्वाद लेता है। गुरु के पास जाता है, उनके पैर छूता है और दक्षिणा उनको देता है और घर लौट जाता है, स्नान करके अपने घर आ जाता है। इससे ही बालक जो होता है ब्रह्मचार्य आश्रम पूरा जो उसका होता है ना, ब्रह्मचार्य जीवन, वो पूरा हो जाता है, एक पार्ट उसका, और वो अब ग्रेजुएट हो जाता है, स्नातक की डिग्री उसे मिल जाती है। इस टाइप से पहले जो है स्नातक की डिग्री मिलती थी। भाई शिक्षा समाप्त हो गई, बालक गुरु के पास गया, गुरु जी को धो गोग दी और आशीर्वाद लिया, स्नान किया, घर को लौट गए और डिग्री मिल गई, कौन सी? स्नातक की, जिसको हम क्या बोलते हैं? समावर्तन या दिशांत संस्कार बोलते हैं। अगला संस्कार है लास्ट, इसके बाद में 2 बचे हैं। 15वां संस्कार है विवाह संस्कार, यानी कि बालक एजुकेशन को पूरा कर लेता है, गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने का ये आश्रम माना जाता है। यानी कि ब्रह्मचर्य जीवन को पूरा करके गृहस्थ आश्रम की ओर प्रवेश कराने वाला संस्कार होता है, जिसमें शादी होती है और अपने गृहस्थ जीवन को समझने का प्रयास करता है। सबसे कठिन संस्कार है ये विवाह संस्कार। मनुष्य पूरा जीवन इसी में लगा देता है, बाकी के जो ऊपर वाले हैं ना वो जल्दी जल्दी खत्म हो जाते हैं, ये खत्म नहीं होता है, ये खत्म कर देता है विवाह संस्कार। ठीक है, अगला संस्कार है 16वां संस्कार अंत्येष्टि या अंतिम संस्कार। ये अंतिम में संस्कार होता है लास्ट का। आपको पता है क्या होता है इसमें, सबको जानना है। बहुत सारों के तो 1-2 ही बचे होंगे, बहुत सारों के तो 2 बचे हैं, बाकी सारे हो गए, और बहुत सारे लोगों के तो 1 ही बचा है। जो इस वीडियो को देख रहे हैं, हमारे जितने भी दर्शक हैं, बुरा ना माने हमारी बातों का, जो भी दर्शक देख रहे हैं उनमें से जिनका 1 ही संस्कार बाकी है, बहुत सौ के 2 बाकी है, ये वाला यानी कि विवाह वाला और अंत्येष्टि वाला, बहुत सौ का 1 ही बाकी है। मेरा भी 1 ही बाकी है, घबराने वाली बात नहीं है। मैं आप में हूँ, आप में ही मैं हूँ, और आप में मुझ में आप हो। अगला है
ये थे हमारे राजस्थान के रीति रिवाज जो आपने पढ़े। कितने थे? 16 थे। एक बार फिर से रिवाइज करें आप कहे तो देख लेते। पहला हमने पढ़ा था कौन सा? पहला आपने पढ़ा था गर्भधारण संस्कार पढ़ा था आपने, गर्भधारण संस्कार पढ़ा था। इसमें जो है गर्भधारण संस्कार एक उचित काल, एक समय होता है, उस टाइम में जो स्त्री होती है उसको गर्भधारण करने का अवसर मिलता है। जो अगला संस्कार है पुंसवन संस्कार, इसमें गर्भ में स्थित शिशु जो होता है उसको अमंगलकारी शक्तियों को बचाने के लिए देवताओं की स्तुति की जाती है और भगवान से प्रार्थना की जाती है कि जो गर्भ में स्थित जो शिशु है वो पुत्र के रूप में पैदा हो, पुत्र के रूप में संसार में आए। तीसरा संस्कार आपने पढ़ा था सीमांतोनयन। सीमांतोनयन में गर्भवती स्त्री जो होती है, गर्भवती जो माता होती है, उस माता को अमंगलकारी शक्तियों से बचाने के लिए, गर्भस्थ शिशु को और माता को दोनों को बचाने के लिए संस्कार किया जाता है। अगला चौथा संस्कार था आपने जातकर्म संस्कार। इसमें बालक के जन्म पर ये 3, एक बात आपको बता दूं, ये 3 जो थे ना 1 2 3, ये ऐसे संस्कार है 3 जो जन्म के पहले होते हैं। गर्भधान, पुंसवन और सीमांतोनयन, ये ऐसे संस्कार है जो क्या है शिशु के जन्म के पहले किए जाते हैं और बाकी जो सारे हैं वो जन्म के बाद होते हैं। तो आपसे पूछा जाए तो जन्म के पहले वाले 3 होंगे, एक ऐसा आ जाएगा जो इनमें से जन्म के बाद वाला होगा। चौथा संस्कार जातकर्म संस्कार, बालक के जन्म पर किया जाने वाला संस्कार है। बालक के जन्म जब हो जाता है तो उसमें दादा या पिता या ब्राह्मण के द्वारा बालक की जीभ पर कुछ पदार्थ लगा दिया जाता है और उसके कानों में मंत्रोच्चारण किया जाता है, जिसको हम घुट्टी देना भी बोलते हैं। हमारे कुछ राजस्थान में कुछ प्रथाओं में ये घुट्टी देना भी इसको कहा जाता है। इसी प्रकार से अगला हमारा संस्कार था 5वां नामकरण संस्कार। जानते हो शिशु का नाम रखने के लिए किया जाता है। जन्म के 10वें या 12वें दिन ये संस्कार किया जाता है। छठा संस्कार था निष्क्रमण संस्कार। जन्म के 4थे मास में पहली बार बालक को घर से बाहर निकाला जाता है और उसको चंद्रमा या सूर्य के दर्शन करवाए जाते हैं, जिससे ये संस्कार है हमारा छठा संस्कार। अगला संस्कार था अन्नपासन। अन्नपासन का मतलब जानते हो बालक को अन्न खिलाना। जन्म के 6ठे मास में बालक को पहली बार अन्न का आहार देने की प्रक्रिया होती है। 6 माह तक, शिशु के जन्म के 6 माह तक माँ का जो दूध होता है वही उसके लिए अमृत होता है और 6 महीने के बाद में उसे पहली बार धीरे धीरे अन्न खिलाने की आदत उसको डाली जाती है, आहार देने की प्रक्रिया की जाती है। चूड़ाकर्म या जडोला संस्कार आप जानते हैं। जडोला संस्कार यानी कि शिशु का जन्म जब हो जाता है उसके जन्म के पहले या तीसरे वर्ष में उसके सिर के बाल जो है काट दिए जाते हैं, किसी देवता के या किसी लोक देवता के या किसी भगवान के जो उसको अर्पण किया जाता है। इस प्रकार का संस्कार किया जाता है। 9वां संस्कार जानते हो कर्णभेद संस्कार। कर्णभेद यानी कि शिशु का जन्म जब होता है उसके जन्म के तीसरे 5वें वर्ष बालक के कान बींधे जाते हैं। इस प्रकार से संस्कार किया जाता है। अगला विद्यारंभ यानी कि देवताओं की स्तुति करके बालक को गुरु के समक्ष भेजा जाता है। गुरु उससे क्या करता है, अक्षर ज्ञान कराता है। ये संस्कार इस प्रकार से होता है। इसी तरह उपनयन संस्कार है। इसमें बालक जो होता है क्या करता है, गुरु के पास जाता है। ये भी इसी प्रकार से जुड़ा हुआ, इसी से संबंधित है और गुरु के पास उसको आश्रम में भेज दिया जाता है, यानी कि परमानेंटली उसको घर से दूर भेजा जाता है और वहाँ जाकर वो गुरु के समक्ष बैठ कर क्या है विद्या आरंभ स्टार्ट करता है, एजुकेशन पूरी करता है। जो ब्रह्मचारी आश्रम है इसी का आरंभ इसी संस्कार से माना जाता है। वेदारंभ संस्कार जानते हैं आप, वेदों को पढ़ने का अधिकार देने वाला संस्कार है ये। केशांत गोदान संस्कार मैंने आपको बताया था। 16 वर्ष का बालक जब हो जाता है, जब इस संस्कार में प्रवेश करता है और ब्रह्मचार्य जीवन की ओर बढ़ता है, सिर के बाल कटवाता है और इस तरीके से वो अपने जीवन में जब तक वो ग्रेजुएट नहीं होता है तब तक इस प्रकार का जीवन जीता है। और लास्ट में संस्कार हमने पढ़ा था समावर्तन या दिशांत संस्कार। इसमें बालक शिक्षा समाप्ति पर क्या करता है, गुरु के पास जाता है, गुरु को चरण स्पर्श करता है, उनका आशीर्वाद लेता है, स्नान करता है और घर को लौट जाता है। और इस तरीके से उसको फिर उस बालक को कहा जाता है कि ये ग्रेजुएट हो चुका है, स्नातक की डिग्री इसको मिल चुकी है। विवाह संस्कार आप जानते हो, गृहस्थाश्रम में प्रवेश करने का जो अधिकार देता है जिसको हम बोलते हैं विवाह संस्कार। अंत्येष्टि संस्कार या अंतिम संस्कार जानते हो, मृत्यु हो जाने पर किया जाने वाला संस्कार। शरीर को जो है अग्नि के हवाले कर अंत्येष्टि उसकी की जाती है, इसको अंतिम संस्कार कहते हैं। ये जो थे आपने पढ़े क्या, राजस्थान के जो संस्कार थे हमारे, ये राजस्थान के नहीं, ये तो हमारे पूरे इंडिया में ऐसे होते हैं, लगभग पूरे भारत में इसी प्रकार के संस्कार किए जाते हैं। भारतीय संस्कृति के संस्कार हैं ये, राजस्थान में भी हैं।
अब इसी तरह से अगले हम पढ़ते हैं राजस्थान के कुछ विवाह संबंधी रीति रिवाज है, वैवाहिक रस्में और रिवाज, यानी कि विवाह के समय जो किस तरीके से संस्कार किया जाता है उनको पढ़ते हैं। इसमें आप देख रहे हो पहला सगाई। सगाई जानते हो क्या होती है, आपको बताने की आवश्यकता कहाँ है। बहुत सौ की हो गई होगी, बहुत सौ की नहीं हुई होगी, बहुत सौ इंतजार कर रहे होंगे, नौकरी लगने के बाद होगी। चलो हो जाएगी, उनकी सबकी हो जाएगी, टेंशन नहीं लेते। सगाई, सगाई किसे कहते हैं? किसी लड़की के लिए लड़का रोकने की जो रस्म होती है, जो प्रथा होती है, उसको कहते हैं सगाई। लड़की के लिए, लड़के के लिए भी हो सकता है, दोनों के लिए जो है लड़का लड़की रोकने की जो प्रथा होती है, भाई ये लड़की फिक्स हो चुकी है, सगाई हो चुकी है, उसको बोलते हैं सगाई करना। जानते हो आप इसके बारे में? टीका, टीका भी एक प्रथा है। सगाई के बाद वधू पक्ष के लोग वर के घर जाकर वर को चौकी पर बिठाकर, पुलिस चौकी में नहीं, चौकी पर बिठाकर उसको नारियल आदि भेंट करते हैं, उसके तिलक लगाते हैं, कुछ उस प्रथाएं, कुछ सिस्टम फॉलो करते हैं। तो उसको रुपया पैसा देते हैं, कुछ पैसे ऐसे देते हैं उसको, कुछ कपड़े वस्त्र आभूषण देते हैं, चौकी पे बिठा देते हैं। चौकी बैठने का कुछ आसन जैसा आता है, पुलिस चौकी नहीं समझना है इसको, ठीक है? पुलिस चौकी नहीं है, पुलिस चौकी में थोड़ी बिठाएंगे, बहुत बाद में बिठाएंगे। लगन पत्रिका, लगन पत्रिका जानते हो? विवाह के अवसर पर वर वधू, जो वर वधू होता है वो अपने सगे संबंधियों को शादी में बुलाने के लिए एक पत्रिका, मेन्यू कार्ड छपवाते हैं, उसमें विवाह का सारा कार्यक्रम छपा होता है, जानते हो आप। और उसको अपने रिश्तेदारों को, अपने मित्रों को, सबको दिया जाता है कि शादी में आना है, इतनी तारीख को शादी है, इतने तारीख को खाना है, इतने तारीख को ये सिस्टम है, ये प्रोग्राम है, ये है, सारा उसमें लिखा होता है पूरा विवरण। उसको क्या बोलते हैं हम? लग्न पत्रिका बोलते हैं। ये भी इसी तरह से लगन पत्रिका दो बार आ गया है, इसको आपको ध्यान नहीं देना है। अगला है विनोटा विनोटी, वेरी इंपॉर्टेंट है, ये पूछा गया एग्जाम में। विनोटा विनोटी क्या है? दूल्हे दुल्हन की जूतियाँ, उनको क्या बोलते हैं? विनोटा विनोटी, इंपॉर्टेंट है ये, इसको ध्यान रखना आपको। मायरा, जानते हो मायरा? विवाह के दिन एक दिन पूर्व मामा पक्ष नारियल, कुछ कपड़े, वस्त्र, आभूषण वर वधू के लिए लाए जाते हैं, उनको मायरा भरना कहते हैं। जानते हो आप इसके बारे में? बड़ी पडला, ये आपको इसलिए बताया जा रहा था कि आप जानते सभी हैं, सारे आप सारे रीति रिवाज, सारी प्रथाएं जानते हैं आप, लेकिन हम नाम नहीं जानते हैं, इसलिए आपको नाम याद हो, इसलिए मेरा प्रयास है कि आपको सब कुछ याद हो। मैं हूँ जब तक, आपको किसी प्रकार की टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। आगे आपको और मज़ा आएगा इस वीडियो में, पूरा देखना आपको। बड़ी पडला जानते हो? विवाह के अवसर पर वर वधू को वस्त्र आभूषण, मिठाई, कुछ कपड़े लत्ते देख, उनको बड़ी पडला बोलते हैं, उनको देना, मिठाई देना, कुछ आभूषण देना, कुछ कपड़े देना वर वधू के लिए, ठीक है? मोड़ बांधना जानते हो? विवाह के दिन वर को उसके बहनोई द्वारा वस्त्र आभूषण पहनाए जाते हैं, कपड़े पहनाए जाते हैं। जीजाजी जो होते हैं बहनोई, वो दूल्हे को कपड़े पहनाते हैं, उसको श्रृंगार करते हैं, उसको सजाते हैं, उसके नखरे उठाते हैं, ये नहीं है, सही नहीं है, ये से ऊपर करो, नीचे करो, करते हैं ना नखरे। तिलक लगाते हैं और सेंट वेंट लगाते हैं, दूल्हा बनाते हैं, उसको तैयार करते हैं, शादी के लिए जा रहा है ना वो, उसको मोड़ बांधना कहते हैं। सामेला ठुमाऊ जानते हो? बारात आगमन पर वधू के पिता द्वारा उसके सगे संबंधियों द्वारा बारात को साम्य लेना बोलते हैं, सामेला जिसको बोलते हैं। साम्य लेना मतलब बारात का स्वागत करना, वेलकम, बारात आ चुकी है उसका स्वागत करना। तोरण मारना जानते हो आप? मार लिया होगा बहुत सौ ने, कुछ की रह गई हुई शादी। तोरण मारना, वधू के घर जाकर बंधे एक तोरण पर एक घोड़ी पर सवार होकर दूल्हा क्या करता है? अपनी कटार से उस तोरण को छुआता है, जिसको बोलते हैं तोरण मारना। तोरण मारना हमारे संस्कृति में, हमारे राजस्थान की संस्कृति में वीरता का प्रतीक माना गया है, विजय का प्रतीक है, तोरण मारा हमने। बढ़ार जानते हो? बढ़ार, विवाह के दिन वर वधू द्वारा बारातियों को कराया जाने वाला सामूहिक भोज, जिसको बोलते हैं बढ़ार। मुखलावा जानते हो? अवयस्क जब कन्या होती है, उसकी शादी हो जाती है पहले, तो वयस्क होने पर ससुराल उसको भेजा जाता है, जिसको बोलते हैं मुखलावा करना या मुखलावा। ये थे विवाह के संस्कार। एक बार फिर से रिवाइज कर लेते ताकि आपको आसानी रहे थोड़ी याद करने में। देखो, पहला होता है सगाई, जानते हो आप सगाई करना। टीका करना, टीका जानते हो? कुछ वर को कुछ मिठाइयाँ, कपड़े, वस्त्र, पैसे वैसे देना। हमारे राजस्थान में बहुत बड़ा चीज़ होती है टीका, जिसमें बहुत पैसे लगते हैं, बहुत करोड़ों में होता है, लाखों में पैसे देते हैं दूल्हे को। लगन पत्रिका जानते हो? विवाह के अवसर वर वधू द्वारा सगे संबंधियों को बुलाने के लिए कार्ड छपा जाता है, शादी का कार्ड जिसको बोलते हैं, शादी का कार्ड होता है ये, ठीक है? विनोटा विनोटी जानते हो? दूल्हे दुल्हन की जूतियाँ होती है। मायरा आप भरना जानते ही हो? मायरा मामा या नाना के पक्ष से लाया जाता है। बड़ी पडला जानते हो आप?
मोड़ बांधना, ये भी जानते हो, जीजा के द्वारा जो होता है, दूल्हे को सजाया जाता है, श्रृंगार किया जाता है उसका। ठीक है, इसी प्रकार से ठुमाव, सामेला, बारात का स्वागत करना, वेलकम करना। ठीक है, तोरण मारना, इस तोरण मारना समझ गए होंगे आप। बढ़ार यानी कि बारातियों को या जो शादी में जो जितने भी लोग आए हैं, जितने मेहमान आए, उन मेहमानों को सामूहिक रूप से भोजन कराना बढ़ार कहलाता है। इसको प्रतिभोज भी बोलते हैं हमारे यहाँ। मुकलावा, मुकलावा जानते हो, अवयस्क कन्या जब पहली बार ससुराल जाती है उसको बोलते हैं मुकलावा करना। तो ये तो थे हमारे कौन से संस्कार, विवाह के। अब शोक संबंधी कुछ रीति रिवाज भी है। शोक संबंधी यानी मृत्यु के बाद होने वाले किए जाने वाले संस्कार। जब इंसान की मृत्यु हो जाती है, सबसे बड़ा इंसान का जो दुख है, संसार में सबसे बड़ा सच्चाई जो है जिससे हम भागते हैं, वो मौत है। मौत से कौन छूटा है, सबका ख्याल झूठा है। सबको मरना है एक दिन। इस दुनिया में जिसने जन्म लिया है, सबको इस संसार को छोड़ के जाना है। और संसार को छोड़ के जाते हैं तो परिवार वाले उसकी आत्मा की शांति के लिए कुछ प्रथाएं, कुछ रिवाज करते हैं। उन्हीं को हमारे एग्जाम में पूछा जाता है, जिसमें पहला आप पढ़ते हो बेकुटी या मृत्युशैया। महान जो लोग होते हैं उनका निधन हो जाता है, महान लोगों के निधन पर किया जाने वाला संस्कार है। बेकुटी निकाली जाती है, सजाया जाता है, उसकी जो डेड बॉडी होती है मृत्युशैया पर उसको लेटा जाता है, उसको सजाकर बैंड बाजों के साथ में उसकी बेकुटी निकाली जाती है। बखेर जानते हो, दूसरा बखेर, शव यात्रा के दौरान पुत्रादि उसके पुत्रों के द्वारा या जो वाहन, शव वाहन के आगे पतासे या पैसे कुछ फेंके जाते हैं, जिसको बढेर कहते हैं। यानी कि जब शव यात्रा चलती रहती है, शव यात्रा के दौरान शव वाहन के आगे, शव वाहन, अब ये भाषा जो है ना आप समझ जाना, शव वाहन किसे कहते हैं, शव यात्रा, इसके आगे जो है पैसे पतासे कुछ फेंके जाते हैं, उछाले जाते हैं, जिसको बोलते हैं बढेर। पिंडदान जानते हो, घर से शमशान तक की यात्रा में गांव के बाहर या किसी चौराहे पर आघेटा के समय जो और आटे का बना हुआ पिंड बनाते हैं, जिसे पशु पक्षियों को खिलाने के लिए एक जगह छोड़ दिया जाता है, जिसको बोलते हैं पिंडदान करना। आघेटा जानते हो भाई, आघेटा जहाँ शमशान जब निकट आने वाला होता है, पास आने वाला होता है, जब शमशान घाट आने वाला होता है, उसके पहले कुछ दूरी पर ही क्या करते हैं, चौराहे पर सब जो वाहन है उसकी दिशा को चेंज कर देते हैं, परिवर्तन करते हैं, जिसको बोलते हैं आघेटा बोलते हैं। बस सब वाहन, जैसे डेड बॉडी ऐसी थी, सब वाहन ऐसे था, सिर इधर था, सिर को इधर घुमा देंगे, इधर कर देंगे, इधर वाले इधर आ जाएंगे, अपना वो सिचुएशन चेंज कर लेते हैं। आप सब जानते हो इसमें। मौसर जानते हो, राजस्थान में हमारे बहुत ये क्या है, एक कुप्रथा है। लोगों के अलग अलग मत हो सकते हैं, कुछ इसको सही मानते हैं, कुछ इसको गलत भी मानते हैं। मौसर को मृत्यु भोज यानी कि भाई अपने परिवार वालों को जो सम्मिलित होते हैं, दुख में सम्मिलित होते हैं, उनको भोजन करवाना तक ठीक है। लेकिन राजस्थान में क्या बहुत बड़े व्यापक तौर पर क्या है, ये प्रथा की जाती है। एक तरीके से ये कुप्रथा ही कहेंगे इसको, कुप्रथा है ये राजस्थान में। सॉरी, राजस्थान में मृत्यु भोज की परंपरा, जिसको नुक्ता भी कहते हैं, मौसर भी कहते हैं, जानते हो आप। ठीक है, जोसर जानते हो, मृत्यु से पहले ही अपना संस्कार कर लेता है ना वो, ये अपना मृत्यु से पहले ही मृत्यु भोज करवा लेना, जिसको बोलते हैं जोसर। भाई जब इंसान को लग जाता है कि उसकी संतान जो है वो अयोग्य है और वो उसकी मृत्यु के बाद में उसका मृत्यु भोज नहीं करेगी, तो वो जीते जी क्या कर लेता है, स्वयं का मृत्यु भोज करवा लेता है, जिसको बोलते हैं राजस्थान में जोसर। यानी कि जिंदे का ही क्या करना, मृत्यु भोज करवा लेना। मैं मर चुका हूँ, मैं ऐसा समझ लेना कि मैं अभी जिंदा हूँ, लेकिन मैं जब मैं मरूंगा उसके पहले वाला संस्कार हो गया है, ये प्रथा हो चुकी है। ये कुछ थे हमारे ये थे मृत्यु के संस्कार। अब कुछ और प्रथाएं हैं राजस्थान की, अन्य रीति रिवाज और प्रथाएं हैं, जिसमें पहली है डाबरिया प्रथा। जानते हो डाबरिया प्रथा? जानते हो, राजपूताना में राजस्थान में राजा महाराजाओं एवं जमींदार जो लोग थे, अपनी बेटियों के विवाह पर दहेज के साथ कुंवारी कन्याओं को भेजते थे, जिसे डाबरिया प्रथा कहते हैं। भाई जब राजा महाराजाओं की शादी होती थी तो राजा महाराजा है या जमींदार के उनकी बेटियों की शादी होती थी तो दुल्हन के साथ में कुछ लड़कियों को भेजते थे, जिसको डाबरिया प्रथा कहते हैं। अभी राजस्थान में बंद हो चुकी है ये प्रथा। नाता जानते हो, पुनर्विवाह करना। राजस्थान में नाता है, उसको बोलते हैं पुनर्विवाह करने की एक प्रथा है। सती प्रथा जानते हो, राजस्थान की बहुत भयंकर प्रथा थी सती प्रथा। राजस्थान में इस प्रथा का सर्वाधिक प्रचलन आप जानते हो।
सर्वप्रथम इस प्रथा पर जो रोक है वो बूंदी रियासत ने लगाई थी। बूंदी राज्य ने इस प्रथा पर रोक लगाकर इसे गैरकानूनी घोषित किया था। राजा राम मोहन राय के प्रयासों से और विल्किंसन जो लॉर्ड विलियम बेंटिंक थे, भारत के वायसराय थे लॉर्ड विलियम बेंटिंक, इसने इसे गैरकानूनी घोषित करवाया था पूरे भारत में। ये इंपॉर्टेंट बात है, याद रखना आपको। मजाक था उतने दिन, इतनी देर तक पढ़ो सीरियसली। अगला है, ये पढ़ा आपने अभी, सती प्रथा पर रोक लगाई थी विलियम बेंटिंक ने, ठीक है। इसे गैरकानूनी घोषित कर दिया। इसके परिणाम स्वरूप 1828 ईस्वी में सती प्रथा अधिनियम पारित किया गया, सती प्रथा अधिनियम बनाया गया। और 26 अप्रैल 1846 ईस्वी में रेजिडेंसी कॉलेजिव के माध्यम से जयपुर राज्य में सती प्रथा को अवैध घोषित कर दिया गया। जयपुर रियासत में इसको पूरी तरीके से बैन कर दिया गया। इसी तरीके से जयपुर में बैन कर दिया, धीरे धीरे पूरे राजस्थान में इसको बैन कर दिया गया था। राजस्थान में 1829 के आते आते ये गैरकानूनी हो गई थी। लेकिन हम जब आगे हम भारत के आज़ाद होने के बाद में भी आज जानते हो कि सती प्रथा जैसे उल्लेख मिलते हैं। राजस्थान में 1987 ईस्वी में जो रूप कंवर नाम की एक महिला को जबरन सती करवाया गया था, जिसने पूरे भारत की जो ध्यान है पूरे विश्व की ओर, पूरे विश्व का ध्यान भारत की ओर आकर्षित किया था। इस जो ये सोचने के लिए मजबूर कर दिया था कि इंडिया में इस प्रकार की प्रथा आज भी जिंदा है। तो ये थी क्या, कौन सी प्रथा? सती प्रथा थी। जौहर प्रथा जानते हो, ये देखो ऊपर वाली सती प्रथा तो क्या थी, वो कुप्रथा है। ये क्या है, सम्मान में की जाने वाली प्रथा है। वो सती प्रथा कुप्रथा है, ये क्या है, ये अपने सम्मान में, अपने आत्मसम्मान की रक्षा के लिए की जाने वाली प्रथा को कहते हैं जौहर करना। इस प्रथा के अनुसार स्त्री सामूहिक रूप से अपनी देह को त्याग देती है, जिसको जौहर करना कहते हैं। समय समय पर राजस्थान में इस प्रकार के, पहली बार राजस्थान में जो जौहर का उल्लेख मिलता है 1301 ईस्वी में राणा जो हमीर थे, हमीर देव, उसकी पत्नी रंगदेवी ने जल जौहर किया था। उसका उदाहरण राजस्थान में मिलता है, जल जौहर किया था। उसके बाद में 1303 में अलाउद्दीन खिलजी वाला, रतन सिंह पद्मिनी वाला जौहर आप पढ़ते ही हो। तो इस तरीके से ये तो क्या है, सम्मान में किया जाने वाला है, सम्मान में होता है। ये था जौहर। कन्यावध जानते हैं भाई, लड़की को राजस्थान में सर्वप्रथम इस प्रथा पर रोक और गैर कानूनी विल्किंसन के प्रयासों में कोटा रियासत ने इसको बैन किया था। किसको? कन्यावध को। लड़कियों को जन्म से पहले मार देना अभी भी होता है। ये तो प्रथाएं हैं, कैसी कैसी प्रथा राजस्थान में। लड़कियां आज सभी क्षेत्र में आगे हैं, सब जगह अपना नाम रोशन कर रही है। अगला है त्याग प्रथा। त्याग जानते हो? राजपूत जाति में विवाह के अवसर पर चारण, भाट, ढोली जो ये जातियाँ होती थी, उनको दान दक्षिणा के रूप में अपनी कन्याओं को देते थे। ये राजपूत जाति में जब विवाह होता था, शादी होती थी राजपूतों में, राजा महाराजाओं के किसी के यहाँ, तो ये चारण, भाट, ढोली जो होते थे, ये राजाओं को दक्षिणा में गिफ्ट के तौर पर अपनी बेटियों को देते थे उनको। इससे बोलते हैं त्याग प्रथा कहते थे। इस प्रथा पर पहली बार 1841 ईस्वी में जोधपुर रियासत ने इसको गैरकानूनी घोषित किया था। ये बात ध्यान रखनी है आपको, इंपॉर्टेंट है ये। वह जोधपुर रियासत ने 1841 ईस्वी में इसको त्याग प्रथा को गैरकानूनी घोषित कर दिया था, ठीक है। डाकन प्रथा जानते हो? ये तो अभी भी सुनने को मिलता है आपको, अखबार में कहीं न कहीं मिल ही जाता है। डाकन प्रथा राजस्थान में सर्वप्रथम उदयपुर रियासत ने इसको गैरकानूनी घोषित किया था। महाराणा स्वरूप सिंह जो थे उस समय मेवाड़ के महाराणा थे, उन्होंने इस प्रथा को गैरकानूनी घोषित किया, ये ध्यान रखना है, ठीक है। दास प्रथा जानते हो? सन 1832 ईस्वी में हाड़ौती क्षेत्र में लॉर्ड विलियम बेंटिंक के प्रयासों से इस प्रथा पर रोक लगा दी गई। किसको? दास प्रथा को। लोगों को दास बनाया जाता था, उसको दास प्रथा इस टाइप से होती है। बंधुआ मजदूरी या सागड़ी प्रथा, इसको तो ये तो मतलब लास्ट तक हमें भारत के आज़ाद होने के बाद तक भी रही थी, उसके बाद इसको गैरकानूनी घोषित किया था। यानी कि घर में काम करने वाले के लोगों को लाना, उनसे जबरन काम करवाना, पैसे नहीं देना और उनका घरेलू उन पर डोमेस्टिक वायलेंस करना, इस प्रकार की ये प्रथा थी। भारत सरकार ने इसको 1961 में गैरकानूनी घोषित कर दिया है, ठीक है। ये बातें याद रखनी है आपको, कब इनको बैन किया गया, ये प्रश्न पूछा जाएगा। बाल विवाह जानते हो? जानने की आवश्यकता क्या है, दोस्तों को तो वही होगा। बाल विवाह जोधपुर के प्रधानमंत्री थे, जोधपुर रियासत के प्रधानमंत्री सर प्रताप सिंह 1885 ईस्वी में बाल विवाह पर रोक लगाई थी पहली बार। प्रश्न पूछा जाए कि बाल विवाह पर पहली बार रोक किसने लगाई थी? जोधपुर रियासत के प्रधानमंत्री थे, कौन? सर प्रताप सिंह ने इस प्रथा पर पहली बार रोक लगाई थी। इसके बाद 1829 ईस्वी में हरविलास शारदा के प्रयासों से अधिनियम बनाया गया था, बाल विवाह अधिनियम, और इसमें विवाह की कुछ जो क्राइटेरिया है, जो विवाह की न्यूनतम आयु है, वो डिसाइड की गई थी। कितनी है आप जानते हैं? कितनी? 18 और 21 है।
इससे पहले की शादी होती है तो वो बाल विवाह की श्रेणी में आता है। ये तो कौन से रीति रिवाज ये थे, प्रथाएं, कुछ अन्य प्रथाएं, कुछ रीति रिवाज थे जो राजस्थान में कुछ बंद हो चुके हैं, कुछ अभी भी चल रहे हैं। कुछ और है महत्वपूर्ण रीति रिवाज, जैसे कुआं पूजना। कुआं पूजना क्या होता है, संतान होने पर, संतान उत्पत्ति पर कुछ दिनों बाद जल की पूजा करने के लिए महिलाएं माँ के साथ में, बच्चे की माँ के साथ में कहाँ जाती है, कुएं के पास में जाती है और कुएं की आरती करती है। इसको बोलते हैं कुआं पूजना। अगला है आख्या। आख्या बच्चे के जन्म के 8वें दिन बहन बेटियों को बुलाकर घर में आख्या देना, उनको वस्त्राभूषण देना, कुछ भेंट देना, उसको बोलते हैं आख्या। चिकनी खोतली जानते हो? चिकनी खोतली जानते हो? शादी के बाद में, सगाई के बाद वधू को गणेश चौथ या बड़ी तीज, छोटी तीज त्यौहार आते हैं, उनके लिए कुछ गिफ्ट देना विशेष अवसर पर सगाई के बाद में, इसको बोलते हैं चिकनी खोतली। बत्तीसी नूतना या बांधना एक ही बात है। वर वधू द्वारा माता के घर जाकर, वर वधू की जो माता होती है उसके घर जाकर उनके घर वालों को निमंत्रण देना, जिसको बोलते हैं बत्तीसी नूतना। ठीक है। टूटिया, टूटिया जानते हो? बारात में खाने के पश्चात वर पक्ष की स्त्रियों द्वारा एक स्वांग रचा जाता है। एक तरीके से स्वांग रचा जाता है। स्वांग मतलब एक तरीके से काल्पनिक रचना की जाती है कि फिर शादी इस तरह से होती होगी, वहाँ से इस तरह से दुल्हन को लाएंगे, स्वांग रचाते हैं वो, जिसको टूटिया बोलते हैं। झालामिला की आरती, ये इंपॉर्टेंट है, झालामिला की आरती पूछा जाता है ये। तोरण के बाद वर के साथ भुआ या वर की सास या भुआ के द्वारा आरती करना झिलामिला की आरती बोलते हैं। इन तोरण होने के बाद में सास या भुआ एक आरती करती है, दूल्हे को काजल डालती है, जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? झालामिला की आरती बोलते हैं। रोड़ी पूजना जानते हो? बारात रवाना होने से पूर्व घर के बाहर रोड़ी को पूजना, जो कचरा अचरा डालने का स्थान होता है, जो जहाँ गोबर वोबर रखा जाता है, उसको रोड़ी बोलते हैं, उसको पूजना बोलते हैं, रोड़ी पूजना। जुआ जुई का खेल जानते हो? विवाह के दूसरे दिन खाने के बाद एक बर्तन में दूध डालकर, पानी डालकर, उसमें अंगूठी डालकर उसको दूल्हा दुल्हन उसे ढूंढते हैं, जिसको बोलते हैं जुआ जुई का खेल बोलते हैं। कौन से ये रीति रिवाज थे? विवाह से संबंधित कुछ रह गए थे, जिसमें से बात कर ली अपन ने। अब बात करते हैं आगे। मृत्यु संबंधी कुछ रीति रिवाज रह गए थे उसमें। सातरवाड़ा, अंत्येष्टि के बाद सभी व्यक्ति कुएं पर जाकर स्नान करते हैं, मृतक के घर वापस जाकर उसे ढाढ़स बंधाते हैं, उसे हिम्मत देते हैं, उसको बोलते हैं सातरवाड़ा संस्कार। किसको? जब अंत्येष्टि यानी कि अंतिम संस्कार होने के बाद में लोग क्या करते हैं, कुएं पर या जहाँ पर सार्वजनिक रूप से लोग नहाने का सिस्टम होता है वहाँ जाते हैं, नहाते हैं, घर जाकर परिवार वालों को हिम्मत बनाते हैं। फूल एकत्रित करना जानते हो? तीसरे दिन यानी कि अंत्येष्टि के तीसरे दिन मृतक के दांत, हड्डियाँ, उनको एकत्रित करते हैं, जिसको बोलते हैं कौन सा संस्कार? फूल एकत्रित करना। पगड़ी दस्तूर जानते हो? मृत्यु के 12वें दिन मृतक के ज्येष्ठ पुत्र को परिवार का उत्तराधिकारी घोषित कर देना। बड़े लड़का जो होता है उसको परिवार का क्या कर देते हैं? उत्तराधिकारी घोषित करते हैं, जिसको क्या कहते हैं? अंत्येष्टि संस्कार कहते हैं। आगे देखते हैं कौन से संस्कार बचे हैं। संस्कार जो थे हमारे लगभग कंप्लीट हो चुके हैं। अब है राजस्थान का पहनावा, राजस्थान के वस्त्र, पहनावा, वेशभूषा और आभूषण, इनके बारे में बात करते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, हमेशा प्रश्न आता है इसमें से और आता रहेगा। पगड़ी जानते हो? पगड़ी राजस्थान में सम्मान और प्रतिष्ठा का प्रतीक है, आप जानते ही हो। सम्मान और प्रतिष्ठा का प्रतीक है। लाल पगड़ी, लाल और लहरिया युक्त जयपुर की प्रसिद्ध है। लाल और लहरिया युक्त जो पगड़ी है वो कहाँ की है? जयपुर की प्रसिद्ध है। राजस्थान में मेवाड़ी और जोधपुरी साफा सर्वाधिक प्रसिद्धि का प्रतीक मानी जाती है। जोधपुरी साफा और ये जो है मेवाड़ी पगड़ी, ये हमारे क्या है? सम्मान का प्रतीक है। मडील ये दशहरे के अवसर पर पहने जाने वाली पगड़ी होती है, दशहरे के अवसर पर पहनते हैं इसको। और ये अगली है मोड़ा की पगड़ी, ये विवाह के अवसर पर पहनी जाती है, मोड़ा की पगड़ी विवाह के अवसर पर। इसी तरह केसरिया पगड़ी, ये युद्ध के समय पर केसरिया पगड़ी पहनी जाती है। ठीक है। पीली पगड़ी मांगलिक अवसरों पर पहनते हैं, मांगलिक यानी शुभ कार्यों पर पहनते हैं। अंगरखी ग्रामीण क्षेत्र में बुतरकी भी कहते हैं इसको। बुतरकी कहते हैं सफ़ेद कपड़ा होता है, कुर्तानुमा वस्त्र होता है, ये शरीर के ऊपरी भाग पर पहना जाता है। ठीक है। चोगा जानते हो? अंगरखी के ऊपर पहना जाने वाला वस्त्र होता है। आत्मसुख, तेज सर्दी से बचने के लिए चोगे के ऊपर पहना जाता है इसको। जामा, शरीर का ऊपरी भाग ढकने के लिए वस्त्र, जिसको चोली टाइप का होता है, जिसको
घेर कर घुटनों तक बांध पहना जाता है, जिसको पहले राजा महाराजा पहनते थे उस टाइप से। मतलब एक नीचे घेरा जैसा होता है इसमें, और उसको बांध दिया जाता है, कमर से बांध दिया जाता है, जिसको बोलते हैं जामा। फटका जानते हो, फटका जामा अंगरखी के ऊपर फटका बांधा जाता है। ये थे पुरुषों के आभूषण थे। एक बार फिर से देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट है ये। पहला पगड़ी जानते हो, पगड़ी सम्मान का प्रतीक होती है। लाल पगड़ी जयपुर की प्रसिद्ध है, लाल और लहरिया पगड़ी। जोधपुर के मेवाड़ी साफा प्रसिद्ध है, ये मेवाड़ी और जोधपुरी साफा प्रसिद्ध है। मडील दशहरे के अवसर पहने जाने वाली पगड़ी होती है, ठीक है। मोड़ा की पगड़ी विवाह के अवसर पर पहनी जाती है। इसी तरह केसरिया युद्ध के समय में पहनते हैं। पीली पगड़ी मांगलिक अवसरों पर पहनते हैं। अंगरखी जिसको बोतरगी भी कहते हैं, ये सफ़ेद कपड़ा नुमा एक कुर्ता नुमा वस्त्र होता है जो शरीर के भाग पर पहना, ऊपरी भाग पर पहना जाता है। चुगा चोगा अंगरखी के ऊपर पहने जाने वाला वस्त्र होता है, अंगरखी के ऊपर पहने जाने वाला वस्त्र। आत्म सुख तेज सर्दी से बचने के लिए ये जो है चोगा पहनते हैं, अंगरखी के ऊपर पहनते हैं इसको, ठीक है। आत्म सुख हो गया। जामा, जामा आपको बताया था मैंने अभी, एक तरीके से ये लंबा जामा होता है जिसमें घेर बने होते हैं, राजा महाराजा पहनते थे पहले, अभी कोई नहीं पहनता ऐसा, ठीक है। फटका जामा और अंगरखी के ऊपर पहने जाने वाला वस्त्र फटका होता है। ये पुरुषों के थे। स्त्रियों को देख लेते एक बार। महिलाओं के आभूषण महिलाओं के वस्त्र कौन कौन से हैं। पहला लहरिया ओढ़नी जिसको बोलते हैं, ये सावन मास में मुख्य रूप से पहने जाती है। ये राजस्थान में जयपुर की प्रसिद्ध है। कहाँ की प्रसिद्ध है लहरिया, कहाँ का प्रसिद्ध है, जयपुर का प्रसिद्ध है। पोमचा इस प्रकार की ओढ़नी, कमल के फूल इस पे छपे होते हैं। राजस्थान में ये प्रसूता महिला जो होती है, प्रसूता महिला के जो पियर पक्ष के लोग लेके आते हैं, इसी पीली जो ये पोमचा होता है, उसके पीहर वाले जो लोग हैं वो पीला वस्त्र उसके लिए भेजते हैं। राजस्थान में लड़की के जन्म पर गुलाबी पगड़ी, गुलाबी ओढ़नी, और लड़के के जन्म पर पीला पोमचा पहना जाता है। मैं लड़की के जन्म पर कौन सा पीला गुलाबी है, लड़के के जन्म पर पीला है, ये ध्यान रखना आपको। चुनरी जानते हो, महिलाओं के लिए विशेष अवसर पहने जाने वाली चुनरी ओढ़ी जाती है। राजस्थान में जोधपुर की चुनरियाँ प्रसिद्ध है। कहाँ की प्रसिद्ध है, जोधपुर की। कापड़ी जानते हो, कपड़े के 2 टुकड़े करके बीच से जोड़कर पहने जाने वाली चोली टाइप का कपड़ा होता है जो कमर पर बांधा जाता है, महिलाएं जानती है। कुर्ती या कांचली स्त्रियों द्वारा शरीर के ऊपरी भाग को बाहों से युक्त जो चोली होती है उसे कांचली कहते हैं। यानी शरीर के महिलाओं के ऊपरी भाग को ढकने के लिए चोली पहनी जाती है। घाघरा जानते हो, एक लंबा स्कर्ट होता है। घाघरा कमर से लेकर एडी तक का एक लंबा स्कर्ट होता है। 5 रंगों का घाघरा शुभ अवसरों पर पहना जाता है। बनारस के कारीगर जो होते हैं इसके लिए बड़े बड़े थान बनाते हैं, जिसको चेवली, घाघरा या पान कहते हैं। तिलका जिसको बोलते हैं तिलका, मुस्लिम महिला द्वारा चूड़ीदार पजामे के ऊपर पहने जाने वाला वस्त्र होता है। मुस्लिम महिलाएं पहनती है ऐसा वस्त्र, जिसको तिलका बोलते हैं। ये राजस्थान के वस्त्र, महिलाओं के वस्त्र थे। एक बार फिर से देख लेते हैं। ओढ़नी जिसको लहरिया भी कहते हैं, जयपुर का प्रसिद्ध है, सावन मास में पहना जाता है। पोमचा जानते हो, पोमचा कमल के फूल इस पर छपे होते हैं। और प्रसूता महिलाएं जो है पियर पक्ष की ओर से भेजा जाता है। लड़की के जन्म पर गुलाबी, लड़के के जन्म पर पीला पोमचा पहना जाता है। चुनरी विशेष जो मांगलिक अवसर होते हैं उन पर पहनी जाती है। राजस्थान में जोधपुर की चुनरियाँ प्रसिद्ध है। कापड़ी जानते हो, महिलाएं पहनती है इसको। कपड़े के 2 टुकड़े को बीच में से चीरकर, फाड़कर, जोड़कर चोली बनाकर कमर के ऊपरी हिस्से को इसे ढका जाता है। कुर्ती या कांचली स्त्री द्वारा शरीर के ऊपरी भाग को बाहों से युक्त जो चोली पहनी जाती है उसे कांचली कहते हैं। पुरानी महिलाएं दादी लोग पहनती थी पहले, अभी इस टाइप से आजकल की लड़कियां नहीं पहनती है कांचली। पहले थे वस्त्र, अभी लुप्त हो चुके हैं धीरे धीरे। कहा था ना मैंने, हम जैसे जैसे आधुनिकता की ओर बढ़ते जा रहे हैं, हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति, हमारे विचार जो हैं वो धीरे धीरे ख़त्म होते जा रहे हैं, जो क्या है अपने आप में एक चिंता का विषय भी है। घाघरा जानते हो, घाघरा बताने की आवश्यकता ही नहीं है, देखा होगा। घाघरा कमर से लेकर एडी तक एक लंबा स्कर्ट होता है। कमर से लेकर एडी तक एक लंबा स्कर्ट घाघरा होता है। 5 रंगों का घाघरा शुभ अवसर पहना जाता है। बनारस के कारीगर जो है बड़े बड़े थान बनाते हैं, जिसको चेवली या घाघरा या पान कहते हैं, ठीक है। तिलका जो मुस्लिम महिलाएं होती है चूड़ीदार पजामे के ऊपर पहना जाता है तिलका। ये थे राजस्थान के महिलाओं के वस्त्र। अब राजस्थान के आभूषण वेरी इंपॉर्टेंट है। राजस्थान के आभूषण वेरी इंपॉर्टेंट है, हमेशा प्रश्न आएगा। और ऐसी ट्रिक के कभी आप भूलोगे नहीं, इस ट्रिक से याद करोगे तो आप। देखो राजस्थान के आभूषण जो है, पहले बात करते हैं सिर और मस्तक के आभूषण। सिर और मस्तक के आभूषण जिसमें बोरला, रखड़ी, टीका, फीणी, ताबीज, मेबद, सांकली, ये क्या है, ऐसे ऐसे बोलो, याद हो जाएगा आपको।
बोरला रखड़ी टीका फिणी ताबीज़ मेहमद सांकली, बोरला रखड़ी टीका फिणी ताबीज़ मेहमद सांकली, इस 3-4 बोलोगे, 3-4 बार बोलोगे याद हो जाएगा। बोरला रखड़ी टीका फिणी ताबीज़ मेहमद सांकली, बोरला रखड़ी फिणी टीका ताबीज़ मेहमद सांकली, बोरला रखड़ी टीका फिणी ताबीज़ मेहमद सांकली। ये हो गए इसके सिर के। अब कान के कुछ ट्रिक बनाई हुई है कान के आभूषण की। कान के आभूषण जिसमें सीप पू ओढ़ल्या जटा मुर्कियाँ, सीप पी ओढ़ल्या मुर्कियाँ जटलियाँ, ये ट्रिक है। सीप पू ओढ़ल्या जटा मुर्कियाँ। देखो सू से क्या है सुरलिया, पी से मतलब पैसे पथरी, यहाँ पीपल पत्ता भी होता है, और ओढ़लिया से ओढ़लिया होता है, जटा से जैसे झमेला, टैसे टाडी, धीमा मुर्कियाँ पुरुषों में, मुर्कियाँ जो पुरुषों में पहना जाता है। कौन कौन से कान के आभूषण? सुरलिया, पत्री, पीपल पत्ता, अंगोलिया, झमेला, टाडी, तिमका, मुर्कियाँ। ये क्या है? पुरुष पहनते हैं। कौन सी मुर्कियाँ? जो पुरुष पहनते हैं। अब आगे है नाक के आभूषण। नाक के आभूषण जिसमें इसकी ट्रिक है, बाका को चुपचाप लोन में बुला, बाबा को चुपचाप लोन में बुला, बाका को चुपचाप लोन में बुला। इसमें सारे आभूषण आ गए। बा से बाली, का से कांटा, और चू से चुन्नी कान में पहनी जाती है कहीं, और चू से चोप जिसको बोलते हैं चाप, चूप, और लो से लूंग पहनते ना, हाँ, और न से नथ, और बुल से बुलाक, नथ बुलाक। कौन कौन से एक बार फिर से देख लेते हैं। देखो बाली, कांटा, चुन्नी, चौंप, लौंग, नथ, बुलाक। बाली, कांटा, चुन्नी, चौंप, लौंग, नथ, बुलाक। ये क्या है? कहाँ के आभूषण है? ये है नाक के आभूषण। गले के आभूषण देखो, गले या छाती के आभूषण, इसका जो फॉर्मूला है, इसका जो ट्रिक है वो क्या है? हाँ मोम तू तीज पर जा, हाँ मोम तू तीज पर जा। हाँ से हालरो, मो से मोहन माला, मैं से मटर माला, और तैसे तिमनिया, जैसे जंजीर, तू से तुलसी, पैसे पट्टी या झालर, पट्टी झालर इंपॉर्टेंट है, और ये हालरो और मोहन माला इंपॉर्टेंट है। ये एग्जाम पूछे जाएंगे कहाँ के आभूषण है, शरीर के किस भाग के आभूषण है। अगला है बाजू या हाथ के आभूषण। गोरखू, मोरडी, बाजूबंद, टिड्डा, तमका। बाजू और हाथ के आभूषण है गोखरू, मोरडी, बाजूबंद, टड्डा या टिड्डा या तमका। ये क्या है? तद्दा और टिमका इंपॉर्टेंट है, गोखरू इंपॉर्टेंट है, पूछे जाएंगे एग्जाम में। अगला है कमर के आभूषण। कमर के कौन कौन से आभूषण है? तगड़ी, कनकती, करघनी। ये कमर के आभूषण है, तगड़ी, कनकती, करघनी। पैर के आभूषण, ये पैर की उंगली के आभूषण है। ये पैर के नहीं है, उंगली के, पैर की उंगली के आभूषण। कालरी, गोर, बिछुड़ियाँ, पैर की उंगली में पहना जाने वाला बिछुड़ी आभूषण है। पैर के अंगूठे के आभूषण है कड़ा, मतलब कड़ा, पायजेब, लंगर, नुपुर, पैर के आभूषण है ये। कड़ा, पायजेब, लंगर, नुपुर, झालर, आंवला, नेवरी, अच्छा, लच्चा, आंवला। ये क्या है? कहाँ के हैं? पैर के। दांत के आभूषण रखन चूब। ऐसे बार बार बोलोगे तो याद हो जाएगा। थोड़ा याद करना इनको कठिन है, लेकिन इतना भी कठिन नहीं है कि याद नहीं कर सकते आप, याद हो जाएगा सब। देखो एक बार फिर से देख लेते हैं। देखो सिर और मस्तक के आभूषण कौन सा है? बोरला, रखड़ी, टीका, फिणी, ताबीज, मेहंद, सांकली। ये कहाँ के आभूषण है? सिर और मस्तक के। कान के आभूषण मुरलिया, पथरी, पीपल पत्ता, ओढ़लिया, जमेला, टाडी, धीमा, मुर्कियाँ और मुर्कियाँ पुरुष पहनते हैं। टाडी, धीमा, झमेला, ओढ़लिया, पीपल पत्ता, सुरलिया, पथरी। ये कहाँ के आभूषण है? कान के। नाक के आभूषण देखो, बाली, कांटा, चुन्नी, चौंप, लौंग, नथ, बुलाक। लिख देता हूँ बुलाक कोई आभूषण होता है, महिलाएं पहनती है। महिलाएं जो देख रही है वो बता सकती है कौन सा है, कमेंट करके बताओ कौन सा आभूषण होता है बुलाक, कहाँ पहनते हैं, किस टाइप का होता है। अगला जो है इसको नाक के आभूषण, इसको ऐसे भी याद कर सकते हो। बाका को चुपचाप लोन में बुला, इसमें सारे आभूषण आ जाएंगे। बाका को चुपचाप लोन में बुला से बुलाक हो जाएगा। बा से बाली, का से काटा, और चू से चुन्नी, चौ से चोप, और लो से लूंग,
लौंग जिसको बोलते हैं, न से नथ, और बूला से बुलाक। छाती के आभूषण कौन कौन से हैं? छाती की ट्रिक है आपको बताएं। हाँ मोम तू तीज पर जा, हाँ से हालरो, मोहनमाला, मटरमाला, तिमड़िया, जंजीर, तुलसी पट्टी, झालर। तुलसी पट्टी और झालर इंपॉर्टेंट है, तिमड़ी इंपॉर्टेंट है। बाजूबंद, बाजू मतलब बाजू और हाथ के आभूषण कौन कौन से होते हैं? गोखरू, मोखड़ी, बाजूबंद और टिड्डा या तिमका। कमर के आभूषण तगड़ी, कनकती, करघनी। कमर के आभूषण कौन से? तगड़ी, कनकती, कनकनी। ऐसे याद हो जाएगा, बार बार बोलोगे तो। पैर के आभूषण, उंगली के आभूषण कालरी, गौर, बिछुड़ी। ये क्या है, कहाँ के हैं? पैर की उंगली के आभूषण है। अब है पैर के आभूषण जिसमें कड़ा है, पाइजेब है, लंगर है, नुपुर है, झालर है, आंवला है, नेवरी है, लच्छा है, टाँका है। ये कहाँ के आभूषण है? पैर के। दांत के आभूषण कौन से है? रखन चूप। रखन चूप कहाँ के आभूषण है? दांत के आभूषण है। इस वीडियो में लगभग हमने राजस्थान के रीति रिवाज, सारी प्रथाओं को देखा। एक बार फिर से आप कहो तो रिवाइज कर लेते हैं, फटाफट, एकदम फटाफट रिवाइज करते हैं। देखो 16 संस्कार पढ़े थे। 16 संस्कार में पहला गर्भधारण संस्कार सर पढ़ा था। 3 ऐसे संस्कार होते हैं जो क्या है, गर्भधारण के संस्कार है। 3 जो है जन्म के पहले के हैं। 3 क्या है, जन्म से पहले के संस्कार 3, और बाकी जो है जन्म के बाद के हैं। 3 कौन कौन से हैं? गर्भधारण संस्कार, पुंसवन और सीमांतोनयन। ये क्या है, जन्म से पहले किए जाते हैं। जातकर्म संस्कार कब किया जाता है? बताया था मैंने आपको। बालक के जन्म होने के बाद में दादा या पिता ब्राह्मण के द्वारा बालक के जीभ पर कुछ पदार्थ लगा देते हैं, कान में मंत्रोच्चारण बोलते हैं। नामकरण संस्कार, शिशु का नाम रखते हैं। निष्क्रमण संस्कार जानते हो? निष्क्रमण चौथे महीने में या छठे महीने में बालक को पहली बार घर से बाहर निकालते हैं। अन्नपासन यानी कि पहली बार भोजन के उसको कुछ खिलाना। चूड़ाकर्म संस्कार, शिशु के तीसरे या चौथे महीने में सिर के बाल काट देना। और कर्णभेद, कान बीनना। विद्यारंभ, अक्षर ज्ञान करवाना। उपनयन संस्कार गुरु के पास भेजना और स्कूल में एडमिशन कराना है परमानेंट, वहाँ पढ़ेगा, वहीं रहेगा। गृहस्थाश्रम जब हो जाएगा 25-26 साल का, जब आएगा लौटकर। और उसके बाद में विद्यारंभ संस्कार, वेदों का पाठ कराने वाला होता है। और केशांत बालों को काटकर स्कूल में एक तरीके से संस्कार होता था पहले, आश्रम में। और अगला है सीमांतोनयन, दिशांत समारोह, दिशांत संस्कार जो होते हैं, जिसमें क्या है, बालक गुरु के पास जाता है, चरण स्पर्श करता है और लौटकर अपने घर को आ जाता है और स्नातक कहलाता है। विवाह संस्कार, गृहस्थाश्रम में प्रवेश करने का संस्कार होता है। अंत्येष्टि, अंतिम संस्कार जानते हो आप। विवाह के संबंध कौन कौन से हैं? विवाह के संबंध के देखो, मैं ऐसे बोलते जा रहा हूँ, आप याद करते जाना इनको। सगाई, टीका, लगन पत्रिका, ये क्या है, विवाह के संस्कार है। विनोटा विनोटी इंपॉर्टेंट है। विनोटा विनोटी क्या इंपॉर्टेंट है? दूल्हा दुल्हन की जूतियाँ होती है। बड़ी पटला और मोड़ बांधना, सामेला ठुमाओ, बारात का स्वागत करते हैं, वेलकम करने के लिए लोग, उसके सगे परिवार के जो लोग होते हैं बारात को आगे लेने, सामान लेने जाते हैं, सामान लेना बोलते हैं इसको। तोरण मारना, बढ़ार, मुखलावा किसे कहते हैं? राजस्थान में मुखलावा किया जाता है। राजस्थान में जब लड़की की पहले बाल विवाह हो जाता है, लड़के लड़की का, तब लड़की के वयस्क होने पर, 18 साल से ऊपर होने पर पहली बार उसको ससुराल भेजा जाता है, जिसको बोलते हैं मुखलावा करना। शोक संबंधी रीति रिवाज, बेकुटी या मृत्युशैया, बखेर, पिंडदान, आगेठा, मौसर या मृत्यु भोज, जोसर, अपने आप को खुद का जो है जीवन जिंदा रहते ही खुद का मृत्यु भोज करवा लेना, जोसर। अन्य रीति रिवाज कुछ पढ़े थे, जैसे डाबरिया प्रथा। राजस्थान में राजपूताना में, पहले हमारे राजस्थान में राजा महाराजाओं की शादी, जमींदारों की बेटियों की शादी होती थी, तो उसमें कुछ लोग जो है अपनी बेटियों को दहेज के रूप में उनको दे देते थे। डाबरिया प्रथा थी, राजस्थान में बैन हो चुकी है। नाता प्रथा, राजस्थान में पुनर्विवाह की प्रथा है, ये फिर से शादी करना। जिसकी पत्नी मर चुकी होती है, किसी और के साथ चली गई होती है, तब वो व्यक्ति क्या कर सकता है, दूसरा विवाह कर सकता है, नाता विवाह बोलते हैं इसको। सती प्रथा जानते हो आप? सती प्रथा के बारे में बताते हैं। पहली बार इस पर ये कुछ बातें याद कर लेना। राजस्थान में पहली बार किस रियासत ने इसको, सती प्रथा को गैरकानूनी घोषित किया था? बूंदी रियासत ने इसको पहली बार गैरकानूनी घोषित किया था। राजा राम मोहन राय के प्रयासों से और विलियम बेंटिंग ने इसको क्या किया था, गैरकानूनी घोषित किया था। लॉर्ड विलियम बेंटिंग भारत के वायसराय थे उस समय। और 1829 में सती प्रथा का अधिनियम कानून बनाया गया था, उसे पारित किया गया था। 26 अप्रैल 1846 ईस्वी में रेजिडेंसी कोलवेसिव का नाम का कानून बनाकर जयपुर राज्य में इसको गैरकानूनी घोषित किया गया था। और ये उदाहरण है, एक एग्जाम्पल है जो अभी लेटेस्ट का है 1987 में।
रूपकंवर नाम की महिला को सती करवाया गया था। इसमें पूरे भारत का, पूरे वर्ल्ड का जो ध्यान है भारत की ओर हुआ था, आकर्षित हुआ था, सोचने के लिए मजबूर किया था। जौहर प्रथा जानते हो? जौहर सामूहिक रूप से महिलाएं अपने आत्मसम्मान के लिए जौहर में आग जलाकर अपने आत्मसम्मान की रक्षा के लिए उसमें कूद जाती है, देह त्याग करती है। राजस्थान में पहली बार 1301 में जल जौहर का उदाहरण मिलता है। 1301 में जल जौहर का उदाहरण मिलता है। त्याग प्रथा, राजपूत जाति में विवाह के अवसर पर चारण भाट डोली के द्वारा दक्षिणा में अपनी बेटियों को दान के रूप में देना, ये कौन सी प्रथा थी? त्याग प्रथा बोलते हैं। अभी ऐसी बंद हो चुकी है, गैरकानूनी घोषित कर दिया जा चुका है इसको। सर्वप्रथम 1841 ईस्वी में त्याग प्रथा को जोधपुर रियासत ने इसको गैरकानूनी घोषित किया था। डाकन प्रथा जानते हो? डाकन प्रथा को पहली बार सर्वप्रथम उदयपुर राज्य ने, यानी मेवाड़ रियासत ने इसको गैरकानूनी घोषित किया था। महाराणा स्वरूप सिंह उस समय क्या थे? महाराणा थे। दास प्रथा हाड़ौती रियासत ने इसको पहली बार गैरकानूनी घोषित किया था। ठीक है। बंधुआ मजदूर, घरों में काम कराने के लिए मजदूरों को लाना बंधुआ मजदूर कहलाता है, सागड़ी प्रथा बोलते हैं इसको। राजस्थान में 1961 में इसको गैरकानूनी घोषित किया गया है। भारत में, पूरे भारत में बैन है ये। बाल विवाह जानते हो? ठीक है। हिंदू विवाह अधिनियम 1856, इसमें कुछ संशोधन भी किए थे। उस समय लॉर्ड डलहौजी भारत के कहते हैं वायसराय थे, उस समय ये भी कानून बनाया गया था। और भी कुछ रीति रिवाज है, जैसे कुआं पूजना, संतान उत्पन्न होने पर महिलाएं माता के साथ जाकर कुएं के पास जाती है, कुएं की आरती करती है, और इस प्रकार का कुछ ये संस्कार होता है। आख्या यानी कि बच्चे के जन्म पर बेटियों को बहन को बुलाकर उन्हें कुछ दक्षिणा, दान दक्षिणा, कपड़े लत्ते, पैसे वैसे देना। चिकनी खोतली जानते हो? सगाई के बाद वधू को गणेश चतुर्थी के अवसर पर या छोटी तीज बड़ी तीज के अवसर पर क्या करते हैं? कुछ उनको गिफ्ट देते हैं। बत्तीसी बांधना या नूतना, वर या वधू के द्वारा माता के घर जाकर, वर वधू के माता के घर जाकर उनके परिवार वालों को निमंत्रण देना। टूटियाँ, बारात के खाने के बाद पश्चात में जो महिलाएं होती है घर में शादी का स्वांग रचती है, विवाह का स्वांग रचती है। भाई शादी इस प्रकार से होती है। झाला मेला की आरती, तोरण के बाद में सास या भुआ के द्वारा विशेष प्रकार की आरती की जाती है। रोड़ी पूजना जानते हो? रोड़ी पूजना यानी घर के बाहर बारात रवाना होने से पहले घर के बाहर में जो जहाँ पर गोबर इत्यादि डाला जाता है वहाँ पर उसकी पूजा की जाती है। जुआ जुई का खेल, विवाह के दूसरे दिन खाने के बाद में एक बर्तन बड़े सारे बर्तन में दूध डाला जाता है और उसमें कुछ अंगूठी डाली जाती है सोने की, और उसको ढूंढने का दोनों को कॉम्पिटिशन होता है दोनों में। उनमें भाई जो पहले ढूंढेगा वो विजय होगा, विनर। ठीक है। मृत्यु संबंधी कुछ रीति रिवाज, सातरवाड़ा, अंत्येष्टि के बाद में लोग स्नान कर मृतक के घर जाते हैं। मृतक के जो घर जाकर उनके परिवार वालों को ढांढस बंधाते हैं, हिम्मत देते हैं, सांत्वना देते हैं। फूल एकत्रित करना, तीसरे दिन, कब? अंत्येष्टि के तीसरे दिन क्या करें? उनकी हड्डियाँ, दांत और कुछ बॉडी पार्ट्स जो है उनकी हड्डियों को एकत्रित करते हैं, जिसको फूल एकत्रित करना कहते हैं। पागड़ी दस्तूर, मृत्यु के 12वें दिन मृतक के ज्येष्ठ पुत्र को उसका उत्तराधिकारी घोषित कर देते हैं। ठीक है। वस्त्र अपने पड़े, पगड़ी जानते हो? भाई जयपुर की कौन सी? लाल और लहरिया पगड़ी जयपुर की प्रसिद्ध है। जोधपुर की पगड़ियाँ और साफे प्रसिद्ध हैं। मढ़ील दशहरे के अवसर पहनी जाती है। मोरडा विवाह के अवसर पहने जाता है। केसरिया युद्ध के समय। पीली पगड़ी मांगलिक अवसरों पर। अंगरखी जो है ग्रामीण क्षेत्रों में इसे भुतरगी भी कहते हैं। सफ़ेद कपड़ा नुमा एक कुर्ता नुमा वस्त्र होता है, शरीर के ऊपरी भाग को ढका जाता है इससे। चोगा या चुग्गा अंगरखी के ऊपर पहनते हैं इसको। आत्म सुख, तेज सर्दी से बचने के लिए अंगरखी के ऊपर चोगा पहना जाता है। जामा घेरदार एक चोलीनुमा वस्त्र होता है जो कमर के नीचे पहना जाता है, राजा महाराज पहनते थे। फटका, जामा या अंगरखी। ठीक है। स्त्रियों के आभूषण, स्त्रियों की ओढ़नी, पोमचा, पीला पोमचा लड़की के लिए और गुलाबी लड़की के लिए। ठीक है। ये ऐसे याद रखना आपको। पीला जो है वो किसके लिए है? लड़की के जन्म पर गुलाबी और लड़के के जन्म पर पीला पोमचा पहना जाता है। चुनरी कहाँ की प्रसिद्ध है? जोधपुर की प्रसिद्ध है। ठीक है। कापड़ी जानते हो आप? कुर्ता कांचली ये भी जानते हो। घाघरा लंबा स्कर्ट होता है। ठीक है। तिलका महिलाओं के द्वारा पहना जाता है। और ये कुछ आभूषण है, ये तिलका जो मुस्लिम महिलाएं पहनती है, मुस्लिम महिलाओं में पहनने का रिवाज है तिलका, वो जामा के ऊपर पहनते हैं। राजस्थान में राजस्थान के कुछ आभूषण हैं जिसमें सिरे और मस्तक के आभूषण, बोरला, रखड़ी, टीका, फिणी, ताबीज, मेहमद, ये कहाँ के? सिर के हैं। कान के आभूषण कौन कौन से? सुरलिया, पथरी, पीपल पत्ता, ओडलिया, जामा, थीमा, मुर्कियाँ,
ये क्या किसके हैं? ये कान के आभूषण है। नाक के आभूषण, कांटा, बाली, कांटा, चुन्नी, चौंप, लौंग, नथ, बुलाक, ये कहाँ के हैं? कान के। गले के और छाती के आभूषण कौन कौन से हैं? हालरो, मोहनमाला, मटरमाला, तिमनिया, जंजीर, तुलसी पट्टी, झालर, ये कहाँ के हैं? गले और छाती के। बाजू और हाथ के आभूषण, गोखरू, मोखड़ी, बाजूबंद और टिड्डा, तिमका। कमर के कौन से हैं? टिगड़ी, कनकती, कनघनी। पैर की उंगली के आभूषण कौन कौन से हैं? कालरी, गौर, बिच्छुड़ी, ये पैर की उंगली के हैं। पैर के आभूषण कौन से? कड़ा, पायजेब, लंगर, नुपुर, झालर, आंवला, नेवरी, टांका, ये किसके? पैर के। और ये लास्ट जो है दांत के आभूषण, रखन और चूप, ये काहे के? दांत के आभूषण है। तो आज इस वीडियो में हमने राजस्थान के जितने भी रीति रिवाज थे, राजस्थान में जितनी भी प्रथाएं थी भाई, आज़ादी से पहले 1947 से पहले तक जितनी भी रीति रिवाजें थी, जितने अभी करंट में कौन कौन से चलते हैं, सारों को हमने इस वीडियो में कवर करने का प्रयास किया है। मैं आशा करता हूं कि आपने इन सभी को समझने का प्रयास किया होगा। कुछ आपके अगर कुछ मेरी ओर से कुछ कमी रह जाती है तो आप कमेंट करके अवश्य बताएंगे मुझे, ताकि मैं उस कमी को आगे दूर कर सकूं और मैं आपके लिए अच्छे से अच्छे इस प्रकार के वीडियो और ला सकूं। क्योंकि मेरा प्रयास है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो, सारी चीज़ें याद हो और आप 2023 में एक सरकारी शिक्षक जो आप बनना चाहते हैं, शिक्षक सरकारी नौकरी प्राप्त करें। मेरी आपकी हार्दिक इच्छा है वो जल्द से जल्द आपकी पूरी हो। मेरा प्रयास है कि मैं आपको अच्छे से अच्छा मटेरियल उपलब्ध करूं। मैं चाहता हूं कि आप जो चीज़ देखें हमारे इस डिजिटल मास्टर्स पर, जितने भी हमारी फैकल्टीज़ इस यूट्यूब चैनल पर हैं, जो आपको पढ़ाती है, वो जो आपको आपने पढ़ा वो आपको तुरंत याद हो। क्योंकि हम चाहते हैं कि आप अपना सिलेक्शन श्योर करें। हमारा प्रयास ही है बेहतर शिक्षा, उच्च गुणवत्ता। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। मिलते हैं फिर किसी एक और नए वीडियो में। तब तक आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में फैलाओ। हमारे सब्सक्राइबर जो अभी कम हैं, 1000 कर दो। 900 कितने हो गए पता नहीं कितने हो गए, आप देखते होंगे। 1000 कर दो इसको, ताकि इस तरह से आप हिम्मत देते रहो, आपके लिए ऐसे वीडियो आते रहेंगे। क्योंकि हमारे इस चैनल पर आप जानते हो सभी प्रकार के एजुकेशन संबंधित सभी प्रकार की जानकारी आपको निःशुल्क मिलती है। कक्षा 6 से 12 के बच्चों के लिए अलग से स्पेशल वीडियो बनाए गए हैं। स्कूल से संबंधित जो बच्चे कंपटीशन की तैयारी करते हैं उनके लिए अलग से प्लेलिस्ट बनाई गई है। सभी प्रकार से अलग अलग कैटेगरी वाइज हमने वीडियो अपलोड कर रखे हैं। प्लेलिस्ट को चेक करो, चैनल पे जाओ, आप कंटेंट को देखो। कुछ कमियां हैं तो आप कमेंट करके बताओ, ताकि हम उन कमियों को सुधार करें और आपके लिए अच्छे से अच्छे वीडियो हम लाएँ। तो फिर आपके लिए अच्छे से अच्छे वीडियो और लाते रहेंगे हम, क्योंकि हमारे इस चैनल पर आपको सभी प्रकार के कंटेंट मिल देंगे। सभी प्रकार के आपको वीडियो मिलेंगे। मैथ्स, साइंस, रीजनिंग, फिजिक्स, सभी प्रकार के हमारे पास टीचर है। संस्कृत के वीडियो, मोटिवेशनल संबंधित सभी प्रकार के आपको वीडियो इस चैनल पर मिलते रहते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करो, सब्सक्राइब किए बिना आपको जाना नहीं है। अगले वीडियो में हम बात करेंगे राजस्थान के कुछ और जो कला और संस्कृति के टॉपिक हैं, उन सभी टॉपिक्स को इसी प्रकार से कवर करेंगे। हम इसी प्रकार से राजस्थान के हमारे जो सिलेबस में जितनी भी चीज़ें हैं आपके, उन सभी चीज़ों को हम इसी प्रकार से पढ़ेंगे। इसी प्रकार से आप समझते जाओगे। मजाक में आपको सारी बातें याद होती जाएगी। अगले वाले वीडियो में हम राजस्थान की जो संस्कृति, राजस्थान के जिसमें लोक देवता हैं और लोक देवियाँ, लोक संत, चित्रकला, इन सभी के बारे में बात करेंगे। ये वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसमें राजस्थान के प्रमुख मंदिर हैं, राजस्थान के मेले हैं, राजस्थान के त्यौहार हैं, राजस्थान के जो ये जितने भी लोकगीत हैं, जनजातियां हैं, ये इन सभी के बारे में हम धीरे धीरे जैसे जैसे हम आपकी ओर से आगे बढ़ते जाएंगे, इस प्रकार से आपको वीडियो मिलते रहेंगे। आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, ताकि हमें मोटिवेशन मिले और आपके लिए इसी प्रकार से हम वीडियो और बनाते रहें। हम लगे आपके लिए, हम आपके लिए ही ये सारे काम करते हैं, क्योंकि हमें इसकी ओर से हमें कुछ नहीं चाहिए। हम केवल आपके लिए ही हैं, आपको अच्छी एजुकेशन देने के लिए इस प्रकार से हम प्रयासरत हैं।
तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। मिलते हैं फिर किसी एक और नए वीडियो में। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब करो, इस वीडियो को लाइक करो, जो करना है वो करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद साथियों।